प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ क्वांटिटी पढ़े थे। फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आप बताइए n number of free electrons per unit volume, relaxation time, relaxation time, mobility of free electrons, that is drift velocity per unit electric field, conductivity, resistivity, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, इनकी बड़ी खास बात, इनकी बड़ी खास बात बताओ, इनकी क्या खास बात है? क्या पढ़े थे? तो इनकी खास बात है कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर। इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर। मेटल एंड टेम्परेचर, ये केवल डिपेंड करता है मेटल के नेचर पे और टेम्परेचर पे। नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है कि देखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, what will the effect on following physical quantity associated with the conductor? Following physical quantity associated with the conductor, जैसे n number of free electrons per unit volume, free electron density कहलाता है tau, mobility of free electron, drift velocity, कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। इन क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा जब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे? तो एन के बारे में बताइए। तो कहेंगे स्लाइटली इंक्रीजेस, स्लाइटली इंक्रीजेस, ये घटता है, और मोबिलिटी भी घटता है, ध्यान रखिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी घटता है, कंडक्टिविटी भी घटता है, लेकिन रेसिस्टिविटी बढ़ता है। मैंने बताया था कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में बिहेवियर कंडक्टर का उल्टा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेसिस्टिविटी घट जाती है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। इनको ध्यान रखना कि ये असर पड़ता है। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखो, मे डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया, मे डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया, may depend on cross-sectional area,
मे डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और ये रिलेशन हमारे लिए बहुत ही रेलिवेंट है, जे बराबर NEVD। ये हमारे लिए बहुत ही रेलिवेंट है, जे बराबर NEVD और जे बराबर सिग्मा ई। ये दोनों बहुत ही रेलिवेंट हैं। मैंने बताया था कि मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया था E इंटू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टॉ। एक होता है मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू रिलैक्सेशन टाइम। टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन से मल्टीप्लाई कर दोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का दूरी निकल जाएगा। सो डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज मीन फ्री पाथ, इज मीन फ्री पाथ। देखो फिगर shows एक given metallic conductor of variable cross section, सिग्मा सेम है, थोड़ा वायर मोटा हो रहा है, ये करंट ऐसे कैरी कर रहा है। ठीक है, सिग्मा हर जगह सेम है। तो लिखो एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेस व्हाट विल द इफेक्ट ऑन फॉलोइंग क्वांटिटी। एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेस व्हाट विल द इफेक्ट ऑन फॉलोइंग क्वांटिटीज। फॉलोइंग क्वांटिटीज, पहला लिखो करंट, फिर लिखो करंट डेंसिटी घटेगा कि बढ़ेगा बताना है, करंट डेंसिटी, फिर लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर लिखो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, फिर लिखो रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड पर यूनिट लेंथ, रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। जो रेट ऑफ हीट डिसिपेट होता है DH/dt होता है I स्क्वायर इंटू R। तो यूनिट लेंथ हम देखेंगे तो रेसिस्टेंस यूनिट लेंथ का ले लेंगे। अब हम आपको हम लोगों को सोच के बताना है। तो ये बताइए करंट यहां से ज्यादा होगा कि यहां से ज्यादा होगा। एरिया बढ़ गया है, कहां से करंट ज्यादा होगा? तो बच्चों डेल्टा टी टाइम में जितना इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा वो सारा इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। मतलब ये पोर्शन कभी चार्ज नहीं होगा, ये अनचार्ज रहेगा। तो यहां से ना तो चार्ज ड्रेन होंगे न ही एक्युमुलेट होंगे। तो गिवन टाइम इंटरवल में जो चार्ज यहां इंटर करेगा सब निकल जाएगा। इसका मतलब दोनों क्रॉस सेक्शन से करंट सेम होगा। इसलिए सीरीज में जब रहता है रेसिस्टर तो करंट सेम होता है। अब ये होता है I/A, तो I सेम है और एरिया ज्यादा हो गया तो करंट डेंसिटी घट जाएगा। ये होता है सिग्मा ई, और सिग्मा नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करेगा। तो जे घट जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको इस फार्मूले से देखो, जे बराबर NEVD और N डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। ये तो फिक्स हो गया गिवन मेटल के लिए। तो जब जे घट जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घट जाएगा। रेसिस्टेंस होता है रो L/A। अब यदि हम R/L लें तो रो/A हो जाएगा। अब रो तो सेम है, एरिया ज्यादा हो गया तो घट गया। रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड होता है I/R।
यदि पर यूनिट लोगे तो आई स्क्वायर ये यूनिट लेंथ का लेना पड़ेगा, ये यूनिट लेंथ का लेना पड़ेगा, ये यूनिट लेंथ का लेना पड़ेगा। यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस हो जाएगा रो, एल के बदला 1/a। तो आई सेम है, रो सेम है, तो एरिया बढ़ गया तो ये घट गया, ये घट गया। ठीक हो? लिखो, फिगर शोज क्रॉस सेक्शन ऑफ ए गिवन मेटालिक कंडक्टर with variable cross section, with variable cross section. Find the ratio of following physical quantity, ratio of following physical quantity at the cross section 1 and 2. Physical quantity at the cross section 1 and 2. Cross section 1 and 2. So this radius is R and this radius is 2R. Metal same है, and this is the cross section 1 and this is the cross section 2. ऐसे करंट इंटर कर रहा है, ऐसे निकल रहा है। तो पहला है करंट, दूसरा है करंट डेंसिटी, तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पांचवा है रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, छठा है dH/dt पर यूनिट लेंथ। चलो इसको जल्दी से करो, इसको जल्दी से करो, तभी कोई बात बनेगी। कर डालो, तभी कोई बात बनेगी। करंट तो 1:1 होगा, जे होता है I/A, तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो J1/J2 होगा A2/A1। A2/A1 करोगे तो रेडियस डबल है, तो इसका एरिया होगा पाई इंटू 2R का स्क्वायर अपॉन इसका एरिया होगा पाई R स्क्वायर। ये 4:1 है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो जो होगा E1/E2 वो J1/J2 होगा, सिग्मा E होता है, इसलिए ये भी 4:1 हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी JNE/VT होता था, JNE कांस्टेंट हो गया, तो इसका भी आंसर 4:1 होगा। रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का भी रेशियो 4:1 होगा, क्योंकि रो L/A होगा, और I स्क्वायर इंटू R, R है रो, L के बदला 1/A, तो इसका आंसर भी 4:1 हो जाएगा। लिखो, एक कॉपर वायर
copper wire A and B are connected, carry current, then find if the area of cross section is in the ratio 1:2, then find the ratio of following quantity in the wire A and B. लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड पर यूनिट लेंथ, ये dH/dt पर यूनिट लेंथ, रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड पर यूनिट लेंथ. इफ पहला लिखो दे कैरी करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, इफ दे कैरी करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन. दूसरा लिखो if they carry current in the parallel combination and they have the same length. They carry current in the parallel combination and they have the same length. They carry current in the parallel combination and they have the same length. And they have the same length. They have the same length. वीडियो रोक के कर डालो तो जरा, वीडियो रोक दो, अपना समय लो और इसको कर डालो. जरा वीडियो रोक के कर डालो तो बहुत होशियार हो. रोक दीजिए और कर डालिए. करने के बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा. रोक दीजिए. बच्चे होशियार हैं और रोक दिए. सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम होगा, आई सेम होगा, तो जे बराबर होता है I/A. अब जे बराबर I/A है तो J1/J2 हो जाएगा A2/A1, A2/A1 हो जाएगा 2:1. और जे के प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1/E2 हो जाएगा आंसर 2:1. जे के प्रोपोर्शनल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो V1/V2 हो जाएगा 2:1. अब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम होगा, तो ये बड़ा फार्मूला लगाएंगे, तो इसका भी रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड पर यूनिट लेंथ का आंसर हो जाएगा 2:1. अब यही जब क्या लिखे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दे हैव द सेम लेंथ लिख दो यदि छूटा हुआ हो तो. बी पार्ट है दे कैरी करंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, नहीं लिखे हो तो लिख डालो. इफ दे कैरी करंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दे हैव द सेम लेंथ. इफ दे कैरी करंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दे हैव द सेम लेंथ. यदि आप नहीं किए हो अभी तक तो वीडियो रोक के कर डालो, तब सोल्यूशन देखना. तो बच्चे मेरे होशियार हैं, वीडियो रोक दिए, अब कर डाले, अब सॉल्यूशन देख रहे हैं. ठीक है. तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. ठीक है.
तो I बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो रो L बाय ए, तो V भी सेम है, रो भी सेम है, लेंथ का दिया सेम, तो I बाय ए हो जाएगा V बाय रो L। इसका मतलब ये हो गया J, इसका मतलब J कांस्टेंट है, तो J1 बाय J2 जो है 1:1 है। इसको सीधे भी कह सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। क्योंकि लेंथ सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी सेम। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो J हैज टू बी सेम। इसलिए चाहे यहां से चाहे यहां से कहीं से E1 बाई E2 निकालोगे तो आंसर 1:1 होगा। यहां से भी कर सकते हो J बराबर सिग्मा इंटू ई, और फिर J सेम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो भी 1:1 होगा। अब इस बार क्या है कि रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड पर यूनिट लेंथ का, तो I² R करोगे तो I भी देखना होगा, I अलग अलग है, तो उससे अच्छा है एक और होता है रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड का V² बाय R। लेंथ सेम है तो पूरे लेंथ का लो चाहे यूनिट लेंथ का लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी I को कह दोगे ना V बाय R, तो ये फॉर्मूला आ जाता है, 10th में भी पढ़े हो तुम लोग। तो V² सेम है तो इसको रो L बाय ए, तो V सेम हो गया, रो सेम है, लेंथ सेम है, तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसका आंसर डायरेक्ट इनवर्सली नहीं है, डायरेक्टली है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2। एरिया का रेशियो है 1:2, तो उसका भी रेशियो 1:2 हो गया। लिखो, when a copper wire is when a potential difference is applied across the end of a copper wire, the drift velocity of free electron is V0. Drift velocity of free electron is V0. ठीक है। Now the copper wire is stressed. कॉपर वायर को खींच दिए such that length becomes n times, and then same potential difference is applied across the end of the conductor. Same potential difference is applied across the end of the conductor. Then find across the end of the conductor, then find drift velocity of the free electron. Drift velocity of the free electron. थोड़ा वीडियो रोक के करो तो, drift velocity of free electron. फ्री इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो। वीडियो रोक के करो, सॉल्यूशन मत देखना जब तक खुद ना कर लो। वीडियो रोक दीजिए, बेईमानी मत करिए। इस बार पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कर डालिए खुद से। वीडियो रोक दीजिए।
तो पहले रेसिस्टेंस है R रो L बाय A, ठीक है। तो J बराबर होता है NEVD, तो I होगा V बाय R। उसका लेंथ L है तो रो L बाय A, तो V सेम है, सॉरी V है, रो है, L है, एरिया है। अब एरिया से डिवाइड कर दो तो J आ जाएगा, V बाय रो L। और J के प्रोपोर्शनल ही कौन होता है बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो J बराबर NEVD, तो V बाय रो L। तो दोनों बार जब वायर को स्ट्रेच किए हो तो N तो सेम है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम लगाए हो, रो सेम है, तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब V1 बाय V2 जो हो जाएगा वो L2 बाय L1 हो जाएगा। L2 N टाइम्स ऑफ L1 है, तो पहले V0 था, अब V हो गया, इसलिए अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया V0 बाय N। ठीक है। अब ये J बराबर NEVD को हम डिराइव कर देते हैं। अब डेरिवेशंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, भले ही आप केवल कंपटीशन का ही तैयारी कर रहे हों, क्योंकि बहुत सारी चीजें पूछ देते हैं अंदर से अच्छे क्वेश्चंस में, तो फिर फंसने लगता है। तो 2-3 मिनट लगेगा। लिखो डिराइव द रिलेशन, डिराइव द एक्सप्रेशन J इक्वल्स टू NEVD, J इक्वल्स टू NEVD। पहले हम समझा देते हैं फिर लिखा देंगे, पहले समझ लो, अभी उतारना मत। मान लीजिए क्रॉस वायर ले लो ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ऑफ एरिया A, करंट मान लो ऐसे जा रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा करंट के अपोजिट होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, तो ये है और ये है मान लो, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, इसको क्रॉस सेक्शन 1 कह दो, इसको 2 कह दो, ठीक है। तो इसे जितना इलेक्ट्रॉन यहां इंटर करेगा उतने टाइम इंटर में सब यहां से निकल जाएगा। अब जरा सोचो, ये 2-2 ले लो और ये 1-1 ले लो, तो डेल्टा टी टाइम में कितना दूर पहले वाला इलेक्ट्रॉन भी, फ्री इलेक्ट्रॉन भी इससे पास कर जाएगा? पास वाला तो निकल ही जाएगा इससे, तो डेल्टा टी टाइम में कितना दूर पहले वाला फ्री इलेक्ट्रॉन भी यहां क्रॉस कर जाएगा या पहुंच जाएगा? तो डेल्टा टी टाइम में जितना इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उतने दूर पहले वाला फ्री इलेक्ट्रॉन भी यहां पहुंच जाएगा। तो किस नेट वेलोसिटी से चल रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी, लेंथ पहले जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो इस क्रॉस सेक्शन से पास कर जाएगा। इसका मतलब इस वॉल्यूम में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में पास करेगा। तो कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पास करेगा डेल्टा टी टाइम में? तो n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इंटू कितना वॉल्यूम, तो वी इंटू डेल्टा टी लेंथ हुआ, इंटू एरिया। इतना जो है आपका क्या पास कर गया बताइए? इलेक्ट्रॉन। तो इस पर चार्ज कितना होगा? इंटू ई। इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया कितने टाइम में बेटा? डेल्टा टी टाइम में। तो डेल्टा टी से डिवाइड कर दो,
ये हो जाएगा I बराबर NeVd इंटू A। अब A से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा J और डिराइव हो गया। आई समझ में? देखो फिगर शोज ए मेटालिक कंडक्टर, गिवन मेटालिक कंडक्टर of uniform cross section area A, uniform cross section area A carrying current I, carrying current I। ठीक है, N is the number of free electrons, लिखो N is the number of free electrons for unit volume, free electrons, electrons नहीं, number of free electrons for unit volume। Vd is the drift velocity of free electron, Vd is the drift velocity of free electron, ठीक है। J is the current density, that is the current passing per unit area, J is the current density। लिखो in the time delta t all the free electrons present in the length Vd delta t will pass through the cross section 2, will pass through the cross section 2। hence लिखो number of free electrons that pass the cross, number of free electrons that pass the cross section in the time delta t is बराबर लिख लो, is बराबर लिख लो। तो n है number of free electrons per unit volume into volume is area into length। hence in the time delta t amount of charge transferred will be, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर विल बी Vd delta t into E। hence the current will be I equals to delta Q by delta t NeVd into area। अब कह दो I upon A equals to NeVd and लिखो I upon A is the current density, I upon A is the current density, J बराबर NeVd और उसके बाद लिख दो डिराइव्ड, उसके बाद लिख दो डिराइव्ड, उसके बाद लिख दो डिराइव्ड। आगे पढ़ो temperature dependence of resistivity of the conductor, temperature dependence of resistivity of the conductor। लिखो for conductor as the temperature is increased, as the temperature is increased जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं resistivity decreases, and we define temperature coefficient of resistivity, as in the differential form alpha equals to 1 by rho d rho by dt, 1 by rho d rho by dt। ठीक है, ये टेम्परेचर इनवर्स है, पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन होगा ये,
डायमेंशनली, पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन होगा। ठीक है, लिखो अल्फा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, अल्फा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, बट फॉर आवर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन until it is not given in the question, we assume alpha to be constant, then 0 by rho alpha dt इंटीग्रेशन, ठीक है, रो नॉट टू रो टी नॉट टू टी, ये हो जाएगा एल एन रो लिमिट रो नॉट टू रो अल्फा टी लिमिट टी नॉट टू टी। तो एल ए माइनस एल बी हो जाएगा एल एन रो बाय रो नॉट। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन हुआ, अल्फा को हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाला क्योंकि कांस्टेंट है, तो अल्फा इंटू होगा टी माइनस टी नॉट, इसको आगे से हम डेल्टा टी कह देंगे। अब एल एन हटाएंगे तो रो बाय रो नॉट हो जाएगा ई टू पावर अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब रो बाय रो नॉट, इसमें करते क्या है कि इसको एक्सपेंशन करते हैं और ये मानते हैं कि देखो इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज स्मॉल, देन वी हैव अप्रोक्सीमेशन रो बाय रो नॉट इक्वल टू, इसको एक्सपैंड किया जाता है, ई एक्स का एक्सपेंशन होता है, मैथ वाले जानते हैं, ई इंटू एक्स, और हायर पावर जो है सो नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसका और भी पावर आते हैं। तो डेल्टा टी स्मॉल है, अल्फा ऑलरेडी बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, 10⁻⁵ -6 ऐसे होता है, ठीक है। तो 1 के कंपेरिजन में प्रोडक्ट काफी छोटा हो जाएगा क्योंकि ये अल्फा ऑलरेडी बहुत छोटा होता है। तो हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दिए तो इतना हो गया, देखो नेग्लेक्टिंग द हायर पावर, इसलिए अप्रोक्सीमेट फार्मूला हो गया और यही हम लोग यूज करेंगे। रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, यही हम लोग यूज करेंगे, ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला है। अब एल बाई ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो रो एल बाई ए, रो नॉट एल बाई ए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इसलिए हम मान के चलें कि टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ एरिया बहुत नहीं बदला, इसका मतलब ये एल नॉट ए था अभी भी वही है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं आर, दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट, बराबर आर नॉट, बहुत यूज होता है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इसको कोई फॉलो करेगा या इसको फॉलो करेगा तब इसका ग्राफ होगा रो नॉट डेल्टा टी के साथ। तो डेल्टा टी जब 0 है तो रो बराबर रो नॉट है, उसके बाद ये बढ़ रहा है। देखो थ्योरेटिकल ग्राफ, थ्योरेटिकल अप्रोक्सीमेट ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन हो गया ना, mx प्लस सी हो गया, सी भी पॉजिटिव है, डेल्टा टी 0 है तो रो नॉट है, फिर रो नॉट से बढ़ गया। देखो वी हैव सम प्रैक्टिकल ग्राफ,
which is different from theoretical graph, which may be different from theoretical graph given in the NCERT textbook, being frequently asked in different exams, and you have to remember it. You cannot guess it. Everywhere question is asked from this page. Hence, recommend you to go through this page. Recommend you to read this page seriously. ठीक है. एक तो कॉपर का दिया है रेसिस्टिविटी, प्रैक्टिकल ग्राफ है, इसमें दिमाग नहीं लगा सकते. तो इस तरह कॉपर का ग्राफ दिया है. हम थोड़ा टेक्स्ट बुक ले आते हैं तो एक आधार आपको मिलेगा कि आपको भी पढ़ना चाहिए. इसे लिखो, फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर as the temperature is increased, resistivity decreases. Hence, alpha is negative for insulator and semiconductor. Insulator and semiconductor. This is यह 104 पेज का अंतिम 3 सेंटेंस एनसीईआरटी में है यही. ठीक है, इसको ध्यान रखना. इस पेज के लास्ट में,
अब लिखो रेसिस्टर्स having resistances R1 and R2 with temperature coefficient of resistivity alpha 1 and alpha 2 with temperature coefficient of resistivity alpha 1 and alpha 2, alpha 1 and alpha 2 with temperature coefficient of resistivity alpha 1 and alpha 2, alpha 1 and alpha 2. Derive and remember the expression for equivalent value of temperature coefficient of resistivity if the resistors are connected in, पहला लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा लिखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं रिजल्ट लिख लेता हूं, ये डेरिवेशन कोई ऐसे नहीं है, न्यूमेरिकल टाइप का है। पैरेलल में बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा, तो कोशिश करना करने का। याद रखो अल्फा सीरीज का जो इक्विवेलेंट होगा अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 और रहेगा तो और हो जाएगा अपॉन R1 प्लस R2। और पैरेलल का जो इक्विवेलेंट होगा अल्फा इक्विवेलेंट पैरेलल का बराबर आर इक्विवेलेंट पैरेलल का, अल्फा इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर अल्फा 1 बाय R1, ये अप्रोक्सीमेट है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद आएगा अल्फा 2 R2 लाइक दिस। और ये पैरेलल का इक्विवेलेंट होगा तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसको याद रखो। लिखो रेसिस्टेंसेस R0 एंड 3R0 having temperature coefficient of resistivity alpha 1 and alpha 2, alpha 1 and alpha 2. What will be alpha equivalent if they are connected in, पहला लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा लिखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कर डालो तुरंत। एक मैंने होमवर्क दिया था ओम्स लॉ का लिमिटेशन, उसको लिख के लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, उसमें एक दो ग्राफ हैं डिफरेंट डिवाइसेज जो उसको ओबे नहीं करते हैं, उसको लिख के जरूर ले आना, उसको लिख के ले आना जरूर, नहीं तो गला काट के हाथ में देंगे। खेलना उसके साथ। वीडियो रोक के जल्दी इसको कर डालो। कर डालो। बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक के कर डाले। सीरीज में इक्विवेलेंट हो जाएगा अल्फा 1 R0 प्लस अल्फा 2 3R0 अपॉन R0 प्लस 4R0 हो जाएगा। तो आंसर हो गया अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 अपॉन 4। पैरेलल में होगा अल्फा इक्विवेलेंट, इन दोनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट होगा प्रोडक्ट बाय सम 3R0 बाय 4, दोनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालोगे सीरीज पैरेलल वाला। अल्फा 1 बाय R0
प्लस अल्फा 2 बाय 3 आर नॉट। तो अल्फा इक्विवेलेंट हो जाएगा, आर नोट कट जाएगा 3/4 इंटू 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 3 कट जाएगा और निकाल लोगे, 4 नीचे आ जाएगा। देखो, रिपीट द प्रॉब्लम इफ रेसिस्टेंसेज आर इक्वल। रिपीट द प्रॉब्लम इफ रेसिस्टेंसेज आर इक्वल। Repeat the problem if resistances are equal. If the resistances are equal. इस बार करके देखो, आंसर आएगा दोनों का यही। करके देखो, इतना ही आंसर आएगा दोनों का। होमवर्क लिखो, राइट ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन फ्रॉम द पेज नंबर 101। फ्रॉम द पेज नंबर 101 NCERT। फिर लिखो, रीड द कॉन्सेप्ट ऑफ color code for finding resistors, for finding the value of resistance। ठीक है, in the article 3.7, and then remember all the data of multiplier and tolerance given in the table 3.2 and then solve at least 2 questions। हर एक एग्जाम में, जेईई मेन में देखोगे, ऐसा कोई पेपर है नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन ये ना रहो। आप नीट का पेपर देखिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से ये क्वेश्चन ना हो, याद रखना पड़ता है। सॉल्व एट लीस्ट 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम एनी साइड बुक। एनसीईआरटी में नहीं है, एनी साइड बुक। ये डाटा याद ही रखना होगा, देयर इज नो अदर वे। और मैंने होमवर्क दिया तू मत पढ़, एग्जाम आएगा तो मुंह देखेगा, तो उसमें बहुत मदद नहीं कर सकते। ठीक है, इसको खुद से करने का कोशिश करो, सीख, तभी आगे बढ़ेगा। किताबों पर